जी हेलो भाई सभी हमारे प्यारे जवानों को जय हिंद। 2-4 मिनट हमारी क्लास लेट स्टार्ट की उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई नेट का प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन किया मेरे प्यारे भाई। चलो आ जाओ फटाफट। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? एकदम मस्त हो मेरे प्यारे जवान। और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? बढ़िया एकदम मस्त मेरे प्यारे जवान। चलिए, और आज तो देखिए भाई नेवी की भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। नेवी वालों ने समय से पहले ही खुशखबरी दे दी है और उस नेवी की भर्ती का फायदा आप लोगों को भी उठाना है। कैसे उठाना है उसके कंप्लीट नोटिफिकेशन की जानकारी आज 9:15 बजे आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैं देने वाला हूँ। बस आपको अपने आर्मी एग्जाम की तैयारी करते रहना है। इसी तैयारी से आप नेवी का पेपर फोड़ दोगे आर्मी के एग्जाम से पहले। कंप्लीट स्ट्रेटजी में 9:15 बजे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है भाई? चलिए आ जाओ मेरे जवानों, स्टार्ट करें। आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो आ रहा है प्लीज। संथाल जनजाति है वो कहाँ निवास करती है मेरे जवान? संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है ये आपको बताना है। और अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग मुझे बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो मेरे प्यारे भाई कौन सी है? हाँ जी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है ये भी आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल है ये मेरे प्यारे भाई। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये झारखंड में निवास करती है। कहाँ निवास करती है सर? झारखंड में निवास करती है। और भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है भील। कौन सी है सर? भील है, ध्यान रखना पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे गोंड है, तीसरे नंबर पे संथाल है। ये आपको जनजातियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में फिक्की के अध्यक्ष अभी वर्तमान में आपको बताना है। जब एग्जाम हुआ था उस समय तो दूसरे थे, लेकिन अभी वर्तमान में बदल चुके हैं मेरे प्यारे भाई। बताओ सर, ये तो मेरी शिफ्ट है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, इसके अध्यक्ष देखो अभी जो वर्तमान में है वो मैंने आपको लिखा बताया है अनंत गोयनका। अनंत गोयनका उस समय दूसरे थे लेकिन वो बदल चुके हैं, अभी नए बने हैं आपके अनंत गोयनका। चलिए नेक्स्ट है जी भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, अखंडता है, ये जो शब्द है ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी जवान सेशन को एक बार लाइक और शेयर करेंगे भाई दबा के, जिसने नहीं किया। देखो 44वें संविधान संशोधन द्वारा तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन है जिसे मेरे प्यारे भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी आप लोग इसे लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न भी आया था आपके एग्जाम के अंदर 1976 में हुआ था और संविधान में जैकेट लेके घर को इसी संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए मेरे प्यारे भाई, याद रखना। इनमें से बताओ भाई मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकला है वो कौन सी है? प्रमुख जो पेंटिंग है, प्रमुख जो लोककला चित्रकला, यहाँ से भी प्रश्न है वो मेरे प्यारे भाई पिछली बार एग्जाम के अंदर है वो भरपूर पूछे गए। बताओ भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो पट्टचित्र की अगर मैं बात करूं मेरे जवानों, पट्टचित्र है ये उड़ीसा के, कहाँ का है सर जी? उड़ीसा का। मधुबनी कहाँ का है जी? मधुबनी बिहार का है। मधुबनी बिहार का है। गोंड मध्य प्रदेश का है। और वारली जो चित्रकला है वो है महाराष्ट्र। वारली है ये कहाँ की है भाई? महाराष्ट्र की। पिछले बार आर्मी के एग्जाम में ये हर एक राज्य की चित्रकला पेंटिंग आपको याद होना चाहिए, यहाँ से खूब सारे अच्छे अच्छे प्रश्न है वो आए थे, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे जवानों। नेक्स्ट है भाई तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी और कब की मेरे प्यारे भाई? तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी और कब की ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। हाँ जी, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना मेरे जवानों किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की 1839 में। आप सभी को ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय ने, ध्यान रखना, 1828 के अंदर मेरे प्यारे भाई ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय जिन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, इनकी पत्रिका बताओ कौन सी? इन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण का जनक है वो मेरे प्यारे भाई कहते हैं। इनकी एक पत्रिका है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो है सवाद कौमुदी। सवाद कौमुदी जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, याद रखना। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मेरे प्यारे भाई आर्य समाज है उसकी स्थापना की। आर्य समाज के फाउंडर है दयानंद सरस्वती, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की प्राथमिक भूमिका बताओ भाई। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी प्राथमिक भूमिका है वो क्या है? बताओ भाई, भारतीय वायुसेना की प्राथमिक भूमिका है वो आपको बताना है। बताओ भाई। सर जीडी का बुक कब आएगा? फ्लिपकार्ट पे बुक तो अवेलेबल है और मॉडल टेस्ट पेपर की वो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिलेगी, तो एग्जाम के नजदीक ही ज़्यादा काम आए। अभी आप लोग अच्छे से कोर्स करो, अच्छे से करो। तो वायुसेना का जो प्राथमिक कार्य है वो है मेरे प्यारे भाई, यहाँ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई कौन सा ठीक होगा? देखो थल सेना की सुरक्षा ये तो होगा नहीं, तो सेना को सहयोग देना, वायु रक्षा और आक्रमण, केवल यातायात संचालन। तो वायुसेना की जो प्राथमिक भूमिका है वो यहाँ ऑप्शन सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, नेवी का बैच अभी 9:15 पे अनाउंस करेंगे। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा। और वैसे देखिए वायुसेना का प्राथमिक कार्य है हवाई क्षेत्र की रक्षा करना, हवाई क्षेत्र की मेरे प्यारे भाई रक्षा करना, हवाई क्षेत्र की रक्षा करना। भारतीय वायुसेना का विश्व में स्थान कौन सा है? जब एग्जाम हुआ था उस समय स्थान चौथा था। अभी वर्तमान में कौन सा है मेरे जवानों? एक ही पेपर में वायुसेना के 2 प्रश्न देखो आप, सेना वाले टॉपिक के 2023, 24, 25 कोई सा भी पेपर उठा के देखो, लगातार हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा। अभी वर्तमान में वायुसेना का तीसरा स्थान है। जब ये एग्जाम हुआ था उस समय चौथा स्थान, 2 जुलाई 2025 को चौथा स्थान था। अभी वर्तमान में तीसरा स्थान आ गया। ओके, इनको हम लोगों ने पीछे छोड़ा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किसके लिए उत्तरदायी है बताओ? बड़े बड़े जो लेवल के एग्जाम होते हैं ना, आईपीएस आईएएस, एग्जाम हुआ था उस समय चौथा स्थान था। 2 जुलाई 2025 को चौथा स्थान था, अभी वर्तमान में तीसरा स्थान आ गया। ओके, इनको हम लोगों ने पीछे छोड़ा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किसके लिए उत्तरदायी है बताओ? बड़े बड़े जो लेवल के एग्जाम होते हैं ना, आईपीएस आईएएस, उनके लिए है ये मेरे प्यारे भाई। आप लोग मुझे ये बताओ, संघ लोक सेवा आयोग एक गैर संवैधानिक है या संवैधानिक आयोग है?
आपका आंसर होना चाहिए यह एक मेरे प्यारे भाई संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय है और इसका काम है ये केंद्रीय सेवाओं के लिए मेरे प्यारे भाई उत्तरदायी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय वनों में कौन सा जानवर है वो पाया जाता है। हिमालय वनों में कौन सा जानवर पाया जाता है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हिमालय वनों में कौन सा जानवर पाया जाता है, शेर, हाथी, हिम तेंदुआ या गेंडा। हिमालय वनों में कौन सा जानवर देखने को मिलता है, बताओ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। बिल्कुल हिम तेंदुआ इज राइट आंसर हो जाएगा भाई। हिम तेंदुआ ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कलमकारी चित्रकारी में किसका उपयोग किया जाता है। कलमकारी चित्रकारी में किसका उपयोग किया जाता है, रंग, ब्रश, कलम, उंगलियां। कलमकारी चित्रकारी में किसका उपयोग है वो किया जाता है, तो ध्यान रखना। देखो कलमकारी अगर मैं आपको पूछूं, आप लोग मुझे बताओ कलमकारी जो चित्रकारी है इसका संबंध है वो किस राज्य से है मेरे प्यारे भाई, कमेंट करके बताओ। कोई जवान बता सकता है कौन से राज्य की प्रसिद्ध है ये पेंटिंग चित्रकला, बताओ भाई। हाँ जी सर, आधार कार्ड और मार्कशीट में पापा का नाम हिंदी में थोड़ा अलग है, ठीक करवा लो यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ आप लोगों ने ठीक बताया है, कलमकारी में कलम है इसका उपयोग होता है मेरे प्यारे भाई ड्राइंग बनाने के लिए। लेकिन ध्यान रखना ये जो कलमकारी चित्रकारी है ना मेरे प्यारे भाई, ये आंध्र प्रदेश की है, बाकी सब बच्चे गलत बता रहे हैं यार। आप लोगों को पढ़ा रखा है फिर भी आप गलत कर रहे हैं। राज्य दर्शन में पढ़ाए हैं मैंने आपको ये सब, आंध्र प्रदेश की है, याद रखना। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। ओके, छोटू भाई ने ठीक दिया है आंसर। नाना साहेब को गोद किसने लिया था मेरे प्यारे भाई, नाना साहेब जिसके बचपन का नाम धोनू पंत हुआ करता था। धोनू पंत मेरे प्यारे भाई 1857 की क्रांति में इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था मेरे प्यारे भाई। तो नाना साहेब को गोद किसने लिया, बाजीराव द्वितीय ने, इनके दत्तक पुत्र थे मेरे प्यारे भाई नाना साहेब, याद रखना। ऑप्शन यहाँ डी है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बताओ मेरे प्यारे भाई मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताओ मेरे जवानों। सर मेरी शिफ्ट में आया था, बिल्कुल आप ही की शिफ्ट में करवा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, देखो भारत का जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो इनमें से कहा जाता है पहलगाम। पहलगाम में यहाँ बेसरन घाटी है मेरे प्यारे भाई, इसको कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होने वाला है, ध्यान रखना। चलिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था ये, और इसका संबंध है वो किससे है ये आपको बताना है। संविधान संशोधन भी देखो काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार यहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो हम देखते आ रहे हैं। बताओ भाई फटाफट सभी आंसर करेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर। हाँ पंचायती राज से है, बहुत बढ़िया। 73वां संविधान संशोधन है ना भाई, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना में कॉम्बैक्ट इंजीनियर्स का कार्य क्या होता है, बताओ। भारतीय सेना में कॉम्बैक्ट इंजीनियर्स का क्या कार्य होता है। ये लो भाई सेना से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, कल वाली शिफ्ट में भी 3 थे, आज वाली शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। भारतीय सेना में कॉम्बैक्ट इंजीनियर्स का कार्य है युद्ध और शांति दोनों में सैनिकों की सहायता करना। युद्ध व शांति दोनों में सैनिकों की सहायता करना ही हमारे जो आर्मी के कॉम्बैक्ट इंजीनियर्स हैं इनका मुख्य कार्य है, याद रखना है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है भाई। मधुबनी चित्रकला आप देखिए, पेंटिंग के 2 प्रश्न आ गए। प्रमुख राज्य की हर एक राज्य की लोक कला चित्रकला मैंने आपको अच्छे से लिखा रखी है राज्य दर्शन में। सिलेक्शन बेच वाले जवानों को तो राज्य दर्शन बिल्कुल फ्री मिल रखा है, मैंने बोला था, अच्छे से देख लेना। 4 से 5 क्वेश्चन राज्य दर्शन से आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मधुबनी चित्रकला है ना ये भाई हमारे बिहार की है, एक बिहारी सब पे भारी मधुबनी, याद रखना। और बिहार का दूसरा अभ्यारण्य भी पूछा था पिछली बार, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखना। तो चलिए 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 में से क्या स्कोर हुआ आपका सभी जवान कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा आप सभी जवानों को बता दूं भाई मैं, इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन है वो आज का। इंडियन नेवी के अंदर आपकी यही तैयारी आपको सिलेक्ट करवा लेगी। आपको आने वाले बच्चों को जिस प्रकार आप पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करते रहना है, बस इसका फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। एग्जाम को एकदम खोल के रखो, कंप्लीट जानकारी है कौन कौन एलिजिबल है, क्या योग्यता है, सारी चीजें हैं वो अभी आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर ये मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट होने के बाद 9:15 पे आपको मैं बताने वाला हूं। ओके, पेपर में क्या क्या चीजें आती है सब बताऊंगा आपको। ओके, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं तो इस आर्मी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने से पहले इसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ। जैसे जैसे आपके लाइक अगर कोई भर्ती आती है ना जिसके लिए आप लोग एलिजिबल है और आपकी तैयारी उस भर्ती के लिए है, तो हम प्रॉपर गाइड करते हैं जवानों को ताकि वो इसी तैयारी से दूसरे एग्जाम को भी पढ़ सकें। ठीक है, तो जो बच्चे इच्छुक है कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हमें तो नौकरी लेना है, जॉब लगना है, आर्मी हो, नेवी हो, चाहे एयरफोर्स है, तो तीनों सेना ही मेरे प्यारे भाई हमारे देश की शान। तो आप लोग 9:15 में जुड़ना, और जिसका ओनली यही है कि सर मुझे तो केवल आर्मी में जाना है, फिर आप लोग को दिक्कत। और उसमें आर्मी से जो बच्चे अवरेज हो गए उनको भी फायदा मिल जाएगा, उधर कंप्लीट जानकारी दूंगा। एनसीसी वालों का तो एग्जाम ही नहीं होता, पहला पेपर होता ही नहीं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कंप्लीट जानकारी दूंगा अभी 9:15 में। जवान इच्छुक है कि हाँ हमें जल्दी जॉब लगना है तो वो जरूर करिए 9:15। ओके थैंक यू भाई, जय हिंद। आगे डीएस के साथ पूरा पेपर लगाइए। इंग्लिश नहीं आता भाई, टेंशन ना लो, अभी बताऊंगा मैं। आइए सर। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा चल रहा है दोस्तों ओरिजिनल सीरीज 2025। सबको मजा आ रहा है क्योंकि ओरिजिनल सवालों से अब की बार ये जो बंदे हैं जैसे आप लोग अभी लगा रहे हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से सवालों पर प्रहार कर रहे हैं, और कईयों के मैसेज भी आते हैं कि ऐसे सवाल अगर आए तो पक्का आपकी बार 2026 में कुछ बनकर ही दिखा दें। दोस्तों हमारा तो यही उद्देश्य है कि जो बंदा मेहनत कर रहा है, जो दिन रात लगन से मेहनत कर रहा है, उसका सपना साकार हो, और हम उसमें जितना कोशिश होगा पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों 750 के चैनल के माध्यम से आपको जो भी आर्मी स्टडी स्पेशल कुछ करेगा तो यहीं से आपको सूचना मिलेगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए। जो भी स्पेशल देखो अभी हो सकता है इस सप्ताह के अंदर कुछ अच्छा बिगेस्ट अनाउंसमेंट हो सकता है, तो आप जुड़े रहिए। इसी के अंदर आपको वीडियो से बताएंगे क्या क्या हम आप लोगों के लिए आगे और प्लानिंग लेके आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम डेट के नजदीक जाएंगे कुछ ना कुछ तो हरकत हम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ जो बेस्ट करने का प्रयास वो हम करते रहेंगे। बस जुड़े रहिए। आज दोस्तों हमारा जो सीरीज चलेगा 2 जुलाई की सेकंड शिफ्ट ओरिजिनल है दोस्तों, 2 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के सवालों पर हम आज बात करने वाले हैं।
पहला सवाल, बल का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों एक चीज तो आपने देखा होगा, हर शिफ्ट में एक सवाल मात्रक का पूछा जा रहा है। आप भी ये सोच लो, मात्रक ना जो टॉपिक आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, उनसे बाहर नहीं पूछेगा। उनमें जितनी भी हम राशियां पढ़ते हैं, भौतिक राशियां जितनी पढ़ते हैं, उनके मात्रक अच्छे से याद है। भाई बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो हमारा हर बंदा उड़ाएगा। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। जूल भी बता सकते हैं, कार्य का होता है, ऊर्जा का होता है, ऊष्मा का होता है, पास्कल दाब का होता है, वाट शक्ति का होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। ये चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जननांग नहीं? ये ओरिजिनल है, सेकंड शिफ्ट 2 जुलाई। 4 शिफ्ट होती है, दूसरी शिफ्ट चल रही है। इससे पहले आपको 30 जून की चारों शिफ्टें, 1 जुलाई की चारों शिफ्टें करा चुके हैं। मतलब ये पेपर नंबर यूं मान लो 4 4 8 9 10वां पेपर चल रहा है। तो मादा जननांग नहीं है, मतलब मादा फीमेल में नहीं होता। गर्भाशय भाई मादा में तो होता है, यूट्रस अंडा से भी होता है। सर ये वर्षण नहीं है, वर्षण नर जननांग है। नर जननांग होता है, ये आपको जानना। फिलोपियन ट्यूब तो मादा में है, जिसमें निषेचन की क्रिया होती है। और ये सवाल आपकी बार फिर छपेगा कि मानव के अंदर निषेचन की क्रिया किसमें होती है? फिलोपियन ट्यूब। इसको मैंने अंडवाहिनी और डिंगवाहिनी भी बोला है, वो भी आप बोल सकते हैं इसको। लाइक ठोकर एक बात कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से फड़फड़ाहट करने से कुछ नहीं होता, उसको से उड़ाते हैं। हौसला तभी बढ़ेगा जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब अपन मेहनत करेंगे, बढ़ेंगे, सवालों का ताबड़तोड़ जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र का पानी पीने और कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। भाई आज आप देखो, कई बार सुनते भी हैं, पानी की बड़ी किल्लत है। पानी बचाओ, बेटी बचाओ, सबको पढ़ाओ। ऐसा हम एक सुनते हैं ना श्लोक, पानी बचाओ, बेटी बचाओ, सबको पढ़ाओ। देखो पानी बचाने से जीवन संभव रहेगा। बेटी बचाओ, बेटी का पढ़ाओ, बेटी शिक्षित होगी, समाज, हमारा देश सब एक शक्तिशाली मोमेंट है कि नारी शक्ति जिंदाबाद है। तो सबको पढ़ाओ, शिक्षित होंगे तो हर चीज हमें अच्छी बुरी का ज्ञान होगा। हर चीज का ज्ञान, कोई चीज गलत होगा तो उसका विरोध कर सकते हैं, सही होगा तो accept करेंगे। तो शिक्षित होने की कई फायदे। अब ये कह रहा है कि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, न कृषि के लिए, सीधा सा खारा है, नमक नहीं है। इसमें अधिक मात्रा में खनिज होते हैं, इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, उत्तरायण लवण यानी कि नमक NaCl बहुत ज्यादा होता है इसमें। और NaCl ज्यादा होने से ये न तो पीने लायक है, न कृषि में। क्योंकि फसलों को भी ज्यादा NaCl मात्रा आवश्यकता नहीं है, हमारी बॉडी में भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। अरे मलेरिया को तो पूरा हम छील के जाते हैं। या तो उसने कितना पूछा मलेरिया किससे होता है, इसको तो उड़ाएंगे आराम से, गला गला कर देंगे इसका। मलेरिया रोग किससे होता है? तो देखो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से, और इसका प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अगर मच्छर पूछता तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मलेरिया की एक सुप्रसिद्ध औषधि है, इसका नाम है कुनेन। कुनेन दोस्तों एक पौधा है सिंकोना, तो सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त होती है, सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। आगे आगे, फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? फ्यूज तार आप जानते हैं, आजकल फ्यूज तार की जगह हम MCB बॉक्स लगाने लगे। काम तो दोनों का एक ही है, वोल्टेज बढ़ाना, धारा कम करना, शॉर्ट सर्किट से बचाना, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक करंट। बताओ देखो फ्यूज तार का मुख्य कार्य क्या है? बताओ देखिए फ्यूज तार, भाई फ्यूज तार हम विद्युत धारा में पढ़ते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। हम ये कह सकते हैं देख लेता है, देख कितनी क्लास होती है। देख 58 है, 9 मिनट की है, 1.5 कर ली। विद्युत उपकरण है, उनको क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। कौन? ये से डबल से करा नहीं दो। अगला है अंतर शोषण और निःशोषण किससे संबंधित है? जीवाणु से, वायरस से, खमीर से, या क्लोरेला सेवा से? अंतर शोषण निःशोषण से संबंधित है, मतलब जिसमें इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोनों होता है। ये किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। शाबाश, बढ़िया, आने दो फटाफट। उत्तर क्या होगा इसका? बताओ देखिए, आपको देखो भाई, जिसके अंदर ऑक्सीशोषण होता है, भाई ये दोनों शोषण उसी जीव में होगा जिसमें ऑक्सीशोषण होता है। जिसमें ऑक्सीशोषण होता है उसी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेस्पिरेशन होता है, दोनों शोषण होता है। तो आपको बताना किसमें है? देखो जीवाणु, वायरस, खमीर, इनमें तो नहीं होता। यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है, क्लोरेला सेवा। और ये वो सेवा है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, और वो लगभग 72% होता है, लगभग 72% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज्यादा। और इसी को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी बनाता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन भी है, दोनों काम अकेला करता है। अब आ जाओ आगे। शरीर में भोज्य पदार्थों का अवशोषण किस अंग में होता है? बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत, ग्रस्त। ये सवाल मेरे हिसाब से 30 जून वाले एक शिफ्ट में आया भी था, लेकिन वहां ये पूछा था किस अंग में सबसे ज्यादा अवशोषण एब्सॉर्ब होता है। भाई भोजन अवशोषण का मतलब होता है अंगों से भोजन का ब्लड में जाना। तो ब्लड में अवशोषण जो होगा वो कहां से होगा? तो सीधी सी बात है, जहां पर भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होगा, पूर्ण पाचन होगा, वहीं पर दोस्तों सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब होगा। तो सबसे ज्यादा अवशोषण कहां होगा? पूर्ण पाचन कहां होगा? छोटी आंत में होगा। बड़ी आंत में तो सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, केवल पानी का अवशोषण होता है यहाँ पर, और विटामिन का यहाँ तो नहीं होगा। चलिए ग्रसनी, ये ध्यान रखना, पाचन व श्वसन का कॉमन भाग है। अब की बार ये सवाल छप सकता है क्योंकि 2024 में आया था, का कॉमन भाग है। भाई जहां से भोजन और गैसें दोनों गुजरती है वो स्वयं, मतलब एक कह सकते हैं जंक्शन वाला भाग, सांस नली में फिर गैसें जाती है, ग्रास नली में फिर भोजन चला जाता है। ये लो कथन आ गया, ये कथन वाला सिलसिला तो ये मानो 2025 में सब नहीं रहा, लेकिन डरो मत, कथन हमारी थ्योरी से बनेगा, वो बनेगा कहाँ से? आपको बताना कौन से कथन सही है। जल तरल अवस्था में पाया जाता है। भाई पानी जो है तरल का मतलब लिक्विड अवस्था में, तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। भाई ये पहला वाला सही है। जल की हिम अवस्था ठोस में होती है, जल की हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ, जल से जब बर्फ बन जाता है, हिम का मतलब होता है जी बर्फ, जब पानी बर्फ में बदलता है तो वो ठोस अवस्था मानी जाती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो हम ये कह सकते हैं एक और दो दोनों ही सही है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम
चलो आगे बढ़े। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ये तो मैं पढ़ाता हूँ मतलब कई बार पेट की एसिडिटी को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। और इसका सूत्र तो याद रखना ही रखना है। मैं आपको ये चारों बताता हूँ। ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इसको हम दाहक सोडा कहते हैं, ठीक है। ये आपके नमक हो जाता है, ये आपके चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, और ये मार्बल का सूत्र भी होता है, और ये आपके संगमरमर का सूत्र भी होता है। संगमरमर का भी यही, मार्बल का भी यही, अंडे का बाहरी कवच भी इसी का बना होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल क्वेश्चन, ये तो सबको याद है कि नहीं बताओ? निम्नलिखित में से शरीर में जल का कौन सा कार्य होता है? भाई पानी का क्या काम? आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 70% जल ही है। जल ही जीवन को कह रहे हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी, मांसपेशियों में देख लो, ब्लड में 80% देख लो, प्लाज्मा में 90 से 92%, हर भाग में पानी। पानी की अगर कमी हो जाए ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है अगर ज्यादा पानी कम हो जाता है। तो देखो केवल तापमान कंट्रोल करना, केवल अपशिष्ट को बाहर करना, भोज्य पदार्थों में मदद और तापमान नियंत्रण, उपरोक्त सभी ये तो सारे काम है भाई। भाई पानी देखो टेम्परेचर मेंटेन करता है, बिल्कुल अपशिष्ट को बाहर करता है। भाई हम कोई भी मल क्या करते हैं तो पानी के बगैर बाहर नहीं हो सकते। और भोजन के पाचन में, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, अवशोषण सब में हेल्प करता है। पानी का ये लगभग सारा ही कार्य है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता? नंगी आंखों से मतलब बिना किसी आप यंत्र के आप नहीं देख सकते। जल, नाइट्रोजन गैस, सूर्य का प्रकाश, बर्फ। बताओ हम नंगी आंखों से किसको नहीं देख सकते बिना किसी उपकरण की सहायता से? नंगी आंख का मतलब आपको कोई उपकरण नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट जैसे अभी हम देख पा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम किससे देखेंगे ये आपको बताना। बताओ आने तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए तो दोस्तों आपको देखो नाइट्रोजन गैस को हम नहीं देख सकते भाई, बाकी देखो पानी को, सूर्य के प्रकाश को, बर्फ को, सबको देख सकते हैं, लेकिन हम नाइट्रोजन गैस को नहीं देख सकते डायरेक्ट, इसको हम नहीं देख सकते डायरेक्ट। चलिए तांबे में धारा का प्रवाह क्यों होता है? तांबा होता है ऊपर, इसमें करंट का फ्लो क्यों होता है? भाई तांबा आपको पता है धातु, एक मेटल, क्योंकि तांबा एक कुचालक है। नहीं जी गलत कह रहा है, धातु तो कुचालक, क्योंकि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, कम होती तो फिर धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि तांबा विद्युत का चालक है, ये सही है। हल्की धातु है नहीं, हल्की धातु तो लिथियम है, यहाँ पर ये होगा क्योंकि तांबा विद्युत का चालक है या सुचालक है, गुड कंडक्टर है, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह आराम से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी परिपथ, परिपथ को आप इंग्लिश में सर्किट कह सकते हैं, यदि किसी परिपथ में धारा अधिक प्रवाहित होती है तो पतले तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। तार ठंडा हो जाएगा, तार चमकने लगेगा, तार गर्म होकर पिघल सकता है, तार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लॉजिकल सवाल है। ये कह रहा है कि किसी सर्किट में धारा बहुत ज्यादा प्रवाहित हो रही है और तार पतला है तो क्या होगा? सीधा सा है, करंट ज्यादा आ रही है, तार पतला है तो पिघलेगा, पिघलेगा तो टूटेगा, तार गर्म होकर पिघल सकता है, टूट सकता है। सीधा लॉजिकल सवाल है। ये देखो फिर से दो कथन आ गए, कथन से मत डरो, कथन तो बहुत तगड़ा काम करेंगे ये मामले। देखो पढ़ो, धातु में उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। मेटल एक लेड को छोड़ दो आप शीशा को, बाकी सभी धातु उष्मा और विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी कथन सही है। और देखो मैं आपको ये बता दूं, एक और दो दोनों सही तथा दो एक की सही व्याख्या करता है, ये वाला सही है भाई। देखो विद्युत की अच्छी सुचालक है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, दूसरा एक की व्याख्या भी कर रहा है, दोनों कथन सही दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं लगभग कथन जो आए थे ना लगभग सारे सही थे। इधर एक फोटो दी गई है, देखो इस तरीके का सवाल भी ट्रेंडिंग में रहा था। नीचे दी गई इमेज में किसान अपनी फसल पर स्प्रे कर रहा है, तो किसान ऐसा क्यों कर रहा है? आपको देखो जो खेती से जुड़े हैं उनको पता है, जैसा एकदम टांग कर हम ऐसे स्प्रे करते हैं, तो बताओ क्यों करते हैं? पौधों को जल्दी बढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा काम नहीं है। फसलों का स्वाद बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं, कीट और रोगों से बचाने के लिए, बिल्कुल कीट और रोगों से बचाने के लिए ही स्प्रे किया जाता है, एकदम सही। अब बताओ 15 में से आपने कितना स्कोर किया? दोस्तों अब की बार ऐसे सभी सवालों का तोड़ निकाल दें, चाहे वो कथन निष्कर्ष वाले हो, चाहे इस तरीके इमेज वाले हो, चाहे आपके मिलान करने वाले हो, हर टाइप का हम सवाल करते हैं। पीछे आपने देखा होगा ओरिजिनल सीरीज से पहले मैंने मिलान वाले भी दिए थे, कथन वाले इसलिए नहीं दिए क्योंकि कथन वाले हम स्पेशली आगे स्टार्ट करेंगे आप लोगों को। बताइए अब स्कोर कितना हुआ? उम्मीद रहेगा कि सबका अच्छा ही स्कोर जा रहा है और अच्छा ही जाना चाहिए। ओरिजिनल सीरीज से हमारे अंदर और तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और इस कॉन्फिडेंस से हम ये सोचते हैं कि अब की बार हमारी तैयारी जबरदस्त। आप सोचो हम थ्योरी पढ़ते हैं तो इससे हम 4 कदम आगे लेके चलते हैं, ताकि इससे थोड़ा सा और भी ऊपर आया तो हम उसमें फंसेंगे नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, लगाओ पूरा पेपर ईमानदारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे हैं, चांद सब नमस्कार। अब की बार हमें रख बापू भरोसा, तेरा बेटा हंड्रेड परसेंट। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? अच्छे हो, तूफानी अंदाज में हो? अब की बार हमें दम दिखाना है, इतिहास को बदल देना। चलो शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की, देखते हैं किसकी बाजू में कितना दम। तब तक गर्म पानी पी लेते हैं मेरे भाई, है ना? अब देखना, अब तुम्हारा भाई ना पेपर का रप्पा रप्पा काट देगा। कैसे काटेगा? रप्पा रप्पा काट देगा। बोला गया कि सर क्या कि यहाँ से एक वर्ग का परिमाप है 12 गुना, क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना प्यारे? क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है ना प्यारे, वो क्या होता है सर? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर यही कहानी है, बिल्कुल सर यही कहानी। तो पहले भुजा निकालो, परिमाप का सूत्र लगाओ। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा। क्या प्यारे यही होता है? बोलोगे सर यही होता है परिमाप का फॉर्मूला। बिल्कुल सर। अब यहाँ से देखे लाडले तो मान रख दो 4 इंटू भुजा, परिमाप कितना है सर? परिमाप 12 है। अब गुणा में है ना उसका भाग कर दो, गुणा में है ना उसका भाग कर दो। यदि गुणा में है ना उसका मेरे भाई क्या कर दो? भाग कर दो। भाग 4 3 12 तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भुजा की वैल्यू 3 आ जाएगी। भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? भुजा की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन देखेंगे सर ये 3 का स्क्वायर आ गया, तो बोलोगे कि सर 9 है। 9 है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, कोई इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़े। 31 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्यारे 372 रुपए साधारण ब्याज के प्राप्त? देखो फॉर्मूला कौन सा? SI बराबर PRT बटे 100। SI बराबर क्या लगा
मूलधन है प्यारे पीआरटी बटे 16 का ना पीआरटी बटे। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, ये तो आपका मूलधन है, ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है सर ब्याज। तो ब्याज को ब्याज की जगह रख दूँ 372 बटा कितना आ जाएगा सर 1, इधर मूलधन कितना है सर 300, रेट कितनी है सर रेट तो 4 है, टाइम हमें निकालना तो 3 बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब सर क्या करेंगे सर काटा कुटी बचा दो 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गए, 31 से काटेंगे सर 31 से 31 गुना 62 आ जाएगा, 4 कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर कितनी बार जाएगा 3 बार चला जाएगा 3 बार, तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है सही। 6 7 2 कैल्शियम का 6 7 2 कैल्शियम मैंने हर बार कहा है प्यारे एलसीएम किससे निकालना ऑप्शन से निकालना ऑलवेज ऑप्शन से। तो बोलोगे कि सर 6 है हमारा 6 का बाद किसमें जा रहा है 40 में नहीं जाता 45 में नहीं जाता 42 में जाता 43 में नहीं जाता, एक ही ऑप्शन है मात्र से मात्र 1 सेकंड में कर सकते हो 1 सेकंड में। और देख सकते हो आप नीली बोतल ले लो, नीली बोतल ले लो, भाई आप अंदर जगह पढ़ रहे हो फिर लग रहा है तो उसका कर नहीं सकते ना, अरे साथ एकदम आराम से पढ़ रहे हो आपको पता है एप्लीकेशन में कितना धीरे पढ़ाता हूं। पानी की बोतल, नीली बोतल ले लो, ले लो। बोलोगे कि मात्र से मात्र 1 सेकंड का उत्तर डालो। किसी संख्या नहीं पता 4 22 क्या बोला, किसी संख्या नहीं पता n मान लो, अच्छी छाड़ी गई, किसी संख्या नहीं पता n मान लो, मैंने लिख दिया n। बोलोगे सर काका गुना होता है गुना होता है गुना 1 बटा 4 कितना है सर 22 है 22 खेत तो गई जब घर था। अब सर यहां से तिरछा गुना करेंगे ना प्यारे तो बोलोगे कि सर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख रहे हैं निकट आएगा तो कर जा रही है ऐसे देखते हमें पता पढ़ाओ साली को पढ़ाओ छोड़ दो बहन एकदम दे देगी आप बोलोगे कि सर यहां पे सबसे पहले भाग एकदम दे भाग देंगे 4 या 12 कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर क्या बन गया देखो 45 प्लस कितना आ गया 19 माइनस कितना आ गया 3 इंटू कितना है 2 और प्लस कितना है सर 7 है सर। अब पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, देखो 43 प्लस 19 हो गया माइनस 6 हो गया प्लस 7 हो गया, पहले माइनस कर लो, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 43 प्लस 13 और प्लस 7 इन सभी को जोड़ दो, जोड़ोगे ना तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा 63। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो रप्पा रप्पा करते हुए हमारा आंसर है सही है 66 बटा 220 को प्रतिशत में बदलना है, 66 बटे 220 को प्रतिशत में बदलना है, तो ये हमें दिया 66 66 बटा 220 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए सूत्र से गुणा करवा दो, इसी को प्रतिशत में बदलना है बस ऊपर है ना सूत्र से मल्टीप्लाई देखो आराम से 0 से 0 आ गया भाई दिया 66 बोलोगे कि सर ये 30% है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है ना, वो हमारा एक कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात है ना वो कितना है 23 अनुपात है, विद्यार्थी 253 है तो जरा बताइए अध्यापकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखो विद्यार्थी और कौन है तुम्हारे भाई टीचर है टीचर। अब विद्यार्थी और टीचर का अनुपात कितना है बोलोगे कि सर 23 अनुपात है। अब यहाँ से बोला गया कि सर विद्यार्थी कितने हैं 253 है, विद्यार्थी को विद्यार्थी क्या करेंगे सर यहाँ से आएगा मेरे भाई 23 अब 11 से गुणा करवा दो तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसी ऑप्शन है ना। मेरी बुढ़िया नु कह रही है नु उन्ना आएगा हमसे तो नु गई नु कार वो कहाँ गुड्डन नु वो गाड़ी ले गया आए ना तो अनु फिर तुम्हें फोन करा तो फिर मैं कम से कम आधे घंटे बाद उसके आकाश के हर को गई मैं कह रहा कहाँ नो आकाश कहाँ आए ना अभी ना आए नो हमने फोन करा तो नु कह रहे धनो रहे नु तुम्हारी गाड़ी कहाँ है तो वो नु कह रही हमारी गाड़ी तो ना आई तो ऐसा बात है मैं भूल जाऊंगा तुमने क्या कह गई मैं कोई मैं तो ऐसा कह दी मगर कार से नु कह मैं काम तो गया तुम कह रही मेरे सामने को लाइए जब बुझ भैया उसका हाँ मेरी मम्मी कह रही है मेरे सामने लेके ये खुलवा गया मैं बताऊंगी मैं तो चाहे कहते से बोल ले मेरा गाड़ी को मैं पहलू भी जाऊंगा मैं संभाल लूंगा कुछ कहते तो मम्मी कह रही मैं हमसे बोल रहा हूँ गाड़ी लेके पहलू जाता मेरा काम है इसमें बोल न गई नु तुम्हारी गाड़ी कहाँ है टाइम नहीं गई तुम गाड़ी बोल मैं ना आई है कहानी हमारी ये है एक आदमी भाई खतरनाक आदमी लला वो महीने के 7600 रुपए छाप देता है, अब उसकी सैलरी 22% की बढ़ती है, हां वर्दी का प्रतिशत काम होता है 100 में जोड़ना ऐसा ना है किसी से बैठाना क्या बात सही है बोलोगे सर सही है तो काटा टिकट अब बोलोगे गुणा करवाओ सर गुणा करवाएंगे महाभारत तो शेरपुर से कहाँ से लाओगे किस शहर से हार वाले क्लास गुणा करवा चले आज हार वाले क्लास गुणा करवा दो 6 कितना हो गया भारत लास्ट कितना आएगा लास्ट कितना आएगा प्यारे 2 आएगा कौन सा ऑप्शन सही है ये ऑप्शन बोलो घंटे काट दिए बिल्कुल से घंटे काट दिया 8 व्यक्तियों की औसत आयु 220 है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है सर 220 8 व्यक्ति है ना 8 व्यक्ति इनकी औसत आयु 8 व्यक्ति है ना 9 सवाल और रह गए 8 व्यक्ति है ना उनकी औसत आयु कितनी है सर 9 सवाल और रह गए 9 10 सवाल 9 10 सवाल आ जाएगा 0 6 और 17 आ जाएगा। फिर बोला अन्य 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है सर बोलोगे कि सर 800 कितनी है प्यारे 800 तो 8 से गुणा करवा कितना आ जाएगा सर ये 6400 आ जाएगा आ जाएगा 64 मेरे भाई 6400 आ जाएगा। अब कह रहा है सभी की बतानी है तो जोड़ लो कितने आदमी हो गए सर, अरे मेरे भाई 16 आदमी हो गए 16 आदमी ए बसंती कितने आदमी थे 16 आदमी थे 16 आदमी। अब यहां से हम देखेंगे ना तो जोड़ लो 0 6 7 4 11 1 12 6 7 कितना हो गया सर 8 हो गया 8। अब बोलोगे कि सर क्या करना भाग करना और तो कुछ नहीं जोड़ लो 0 6 बोलोगे कि सर ये आएगा हमारा गड़बड़ कर दिया 0 6 11 और 8 8160 आएगा इनका औसत निकाल दो सर बोलोगे कि सर 8160 को ऊपर लिख दिया सर और 16 को क्या करेंगे सर 16 का भाग कर देंगे। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे ना तो 16 5 80 16 एकदम 16 तो 510 है ना वो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बोलोगे कि सर बी ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत वाली इसके अंदर है बात नहीं क्लियर है ठीक है सर आगे बढ़ो 15 केक को 1/2 में बांटना मतलब केक को 15 केक है उसको 1/2 में बांटना है सर
आपके कैसे बांटेंगे सर? बिल्कुल है। बांटेंगे ना, बोलोगे कि सर ये कितना आ जाएगा? ऐसे ऑप्शन आपको फर्स्ट चाहिए, बोलोगे जोड़ोगे ना, जोड़ोगे तो 5 10 कितना हुआ 15, यहाँ 15 नहीं है, यहाँ 15 नहीं है, यहाँ 15 नहीं है, एक ऑप्शन चाहिए या एक या दो। टोटल कितना हो गया सर? टोटल हमारा 3 हो गया, परसेंट कितना है 15, एक बराबर निकालने के लिए भाग कर दो सर, एक बराबर कितना आ गया सर? 5 आ गया 5। अब हमें क्या करना है सर? प्रत्येक का निकालना, प्रत्येक का निकालना, प्रत्येक से गुणा करवा दो, प्रत्येक का निकालना, प्रत्येक से क्या करवा दो गुणा, तो आंसर कितना आएगा? 5 होगा सर, कितना आ जाएगा? 5। आगे चलो, नो क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, बड़ी संख्या निकालो, ये डंडी वाला क्वेश्चन है, ये औसत का डंडी वाला क्वेश्चन है, डंडी में डंडी मचा देगा। तो सर नो संख्या तो नो डंडी खींचो, देखो बोलोगे सर अच्छी तरीके से खींचना सर, डंडी वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नो डंडी होगी। इधर से एक छोड़ दो, 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 तो ये बता तो बोलोगे कि सर ये 37 हो जाएगा 37। अब बड़ी संख्या निकालना तो आगे चलो, 33 के बाद में 38 आएगा, 38 के बाद में 39 आएगा, 39 के बाद में 40 आएगा, 40 के बाद में 41 आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन है ना, वो आंसर सही है। सबसे बड़ा कौन है सर? 41 हो जाएगा। गजब। एक खनाब का आयतन 48 होगा, खनाब का आयतन 48 होगा, इसका चौड़ाई और भाई साहब ऊंचाई कितनी है? 1220 है, 1220 बोला लगेगा सर, बताओ कितना है सर? 1220 है, 1220 1220 है। अब आप बोलोगे कि सर चौड़ाई 12 है, ऊंचाई कितनी है सर? 20 है, उसकी लंबाई निकालेंगे आज। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे LBH है, LBH बोलोगे कि सर LBH है, आयतन क्या होता है? LBH तो लिखो LBH हमारा क्या है सर? आयतन है, आयतन। अब यहाँ से आप देखोगे सर L तो हमें लंबाई तो निकालनी है, चौड़ाई कितनी है सर? 12 है, ऊंचाई कितनी है? 20 है, आयतन कितना है सर? 48 48। अब जो जो गुणा में ना उसका भाग कर दो, जो जो गुणा में ना मेरे भाई उसका भाग चिपका डालो, ये गुणा में 12 गुणा में और 20 गुणा में, तो भाग दे दो। अब भाग देंगे ना मेरे भाई, तो यहाँ से आएगा 0 से, बोलोगे कि सर 0 से 0 गुणाओ, 0 से 0 कट गया, 12 चौक कितना हो गया सर? 48 40 हो गया, 2 से काटेंगे कितना हो गया सर? 20 हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यदि टायर की त्रिज्या 7 सेमी है तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? मतलब एक टायर की त्रिज्या 7 सेमी है तो 50 चक्कर है, पूरा करने में कितना समय, कितनी दूरी तय करेगा ये बता। देखो चक्रों में दूरी निकालने का सिस्टम होता है n × 2πr होता है भाई साहब, 2πr यही होता है किसमें? यदि पहिए वाले पर्सन आ जाए और दूरी निकालना, ये सूत्र होता है। अब देखो चक्कर कितने हैं सर? चक्कर 50 और इंटू तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है सर? त्रिज्या 7 है, 7 से 7 कट जाएगा। अब कितना आ गया सर? 2200 आ गया। ये 2200 किसमें आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ना, तो प्यारे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करो, तो कितना आ जाएगा? 22। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। अब आएंगे भाई साहब रीजनिंग के प्यारे प्यारे 5 क्वेश्चन। राम बाएं से 20 बार, कुल व्यक्ति 50 है तो दाएं से बताओ। मैंने कहा था ना ये हर बार आप 23 24 वाले किसी भी पेपर में देख लेना, ये पसंद मिलेगा, या तो कुल का मिलेगा या दाएं बाएं का मिलेगा, फिक्स है, मिलेगा। राम बाएं से 20 बार, कुल 50 है तो दाएं से बताना। क्या करते हैं सर? कुल लिखते हैं, पहले कुल लिख दिया, फिर जो दे रखा है ना, जो दे रखा है उसको माइनस करते हैं और फिर प्लस क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। कुल कितना है सर? कुल हमारा 50 है, कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, माइनस कर दो, प्लस क्या कर दो? 1 कर दो, 1 कितना हो जाएगा? 30 + 1 प्यारे कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, 31। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन है, अरे यही तो सही है। कविता कौन लिखता है? लेखक लिखता है। भाई साहब ये बताओ, कविता कौन लिखता है? कविता, कविता किसी का नाम नहीं है, कविता है पोइम, पोइम बोलते हो ना आप, जैसे 10वीं क्लास में पढ़ा करते थे ना, तो लेसन आया करते थे, एक कविता आया करती थी। कविता कौन लिखता है? लेखक लिखता है, लेखक। क्लियर? कार का संबंध किससे है? पाठक थोड़ी चलाता है, लेखक थोड़ी चलाता है, ट्रेन थोड़ी चलाता है, कौन चलाता है? चालक चलाता है। जिस प्रकार से कविता को लेखक लिखता है, उसी प्रकार कार को कौन चलाता है? चालक चलाता है। भाई साहब ड्राइवर साहब चलाते हैं, ड्राइवर साहब। ड्राइवर भाई ये वाला बताओ, CX यहाँ पे बोला CX, TX है, फिर EV है और मेरे भाई GT है और फिर कौन है? IR है। अगला पद बताना, अगला कौन सा आएगा? आराम से सुना, नंबर गिना सर, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो यहाँ आएगा 11। आप बोलोगे कि सर यहाँ देखो 3 5 7 11, 11 पे कौन आता है? अब देखो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, अपोजिट कैसे? तो C का अपोजिट X है, C का अपोजिट कौन है सर? X, X अपोजिट है। और कक्ष ये लव में आता है, लव है, ये GT रोड है, ये इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो K का क्या आ जाएगा? काला पानी आ जाएगा, काला पानी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है। मतलब पहले अक्षर समांतर श्रेणी में, बाद में इसका अपोजिट रखा। निम्न में से अलग कौन सा है? निम्न में से अलग बताना। देखो ये दोनों अपोजिट है। आज गजानन जी सर गजू भाई ने पढ़ाया होगा ना, बोलोगे यस सर, तो यहाँ पे बात करें तो ये आज हो गया सर, ये पढ़ाया होगा बाई, बाई या बोई, ये लिखवाया होगा सर, इसका लिखवाया होगा कक्ष, अपोजिट है। डी का होता है वो F नहीं होता, डी का W होता है, दूध वाला होता है, दूध वाला। कौन सा अलग है? तो बोलोगे सर डी ऑप्शन अलग है। ये तीनों तो अल्फाबेट में अपोजिट है, ये तीनों तो क्या है सर? अपोजिट है। और ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, भिन्न। तो बोलोगे ये अल्फाबेट का पर्सन है। ये आपका HW है प्यारे, ये आपका क्या है सर? HW है, HW। तब तक मेरे प्यारे भाई आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। बोलो यस सर, इसे वंदे मातरम, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।